नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द न्यूज़ हब के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर की, या यूँ कहूँ कि देश में चल रही कोरोना सुनामी की। जी हाँ, कोरोना सुनामी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के डिफरेंस की। आज देश में ऑक्सीजन, बेड, टेस्टिंग कोविड पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन सब के बीच में हम लोग एक चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ है मिसमैनेजमेंट की। चलिए दोस्तों, कोरोना को थोड़ा शुरू से समझते हैं। कोविड-19 चाइना की वुहान सिटी से नवंबर 2019 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ, और चाइना ने जैसे ही इस केस पर स्टडी किया, उन्होंने पाया कि जो वायरस है वो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी का है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में आसानी से पहुंच जाता है। अब क्योंकि स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी का था, तो सबसे ज़रूरी था कि ह्यूमंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जाए, जिसके चलते चाइना ने जो लॉकडाउन है उसको घोषित कर दिया अपनी कंट्री में। और लॉकडाउन का नतीजा था कि 3 महीने बाद कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक अब चाइना में कंट्रोल हो चुका था। लेकिन अब ये वायरस दूसरी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, इटली, अब केवल रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दो ही ऐसी दवाई पाई गई जो कोरोना के इलाज में थोड़ी बहुत उपयोगी थी। पूरी तरह से चुका था, अभी भी ये दवाई नहीं कर पा रही थी। मतलब अभी फर्स्ट वेव के दौरान किसी कंट्री के पास कोई भी ऐसी वैक्सीन या दवाई नहीं थी जो कोरोना से पूरी तरह से बचाव कर सके या थोड़ा बहुत इसका रोकथाम कर सके। फर्स्ट वेव थी, नया वायरस था, तो सभी हेल्थ सिस्टम, सभी कंट्रीज़ का एक्सपोज होना स्वाभाविक था। सभी कंट्रीज़ का हेल्थ सिस्टम तनाव में भी था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वेव ख़त्म हुई, कुछ कंट्रीज़ ने सोच लिया कि अब जो है वायरस लौट कर नहीं आएगा, या आएगा भी तो फर्स्ट वेव जितना आक्रामक या अग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ जब सेकंड वेव से सामना इन कंट्रीज़ का हुआ। सेकंड वेव ने बुरी तरह से जो हेल्थ सिस्टम को प्रभावित किया। अब फर्स्ट वेव के दौरान सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। बट अब फर्स्ट वेव के बाद हर कंट्री को ये अच्छी तरह पता चल चुका था कि सेकंड वेव के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब लगभग सभी बड़ी कंट्रीज़ के हाथ में जो है अब वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन भी आ गई थी। जब सेकंड वेव आई तो उससे पहले सभी कंट्रीज़ के हाथ जो है वैक्सीन अब लग चुकी थी। लेकिन जब तक आप किसी प्रोडक्ट को उसके यूज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा। अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इवन अरब कंट्रीज़ ने भी सेकंड वेव में ज़बरदस्त काम किया और कंट्री को कम से कम लॉस होने दिया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे इसी बीच एक सवाल आपसे पूछूं कि एक किचन है, वहाँ खाना बनाने का सारा सामान अवेलेबल है, जैसे गैस, चूल्हा और बाकी इक्विपमेंट, या और जो बाकी का रॉ मटेरियल है जिससे कि खाना बनने वाला है, और एक दूसरी तरफ न गैस है न पूरा सामान है, यानी कि कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं है जिससे खाना बनेगा। तो आपको ये बताने में शायद 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा कि खाना किस साइड जल्दी और अच्छा बनेगा। कुछ ऐसा ही है कोरोना से निपटने के केस में। जब वैक्सीन आई तो कंट्रीज़ आपने देखा होगा, टीवी चैनल्स ने कैसे हल्ला मचाया कि अब देश अब भारत की तरफ जो है वैक्सीन के लिए देख रहे हैं, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ है वो भारत की तरफ देख रही हैं कि भारत उन्हें वैक्सीन देगा और इम्यून कर पाएंगे वो अपनी कंट्रीज़ के लोगों को। पूरी तरह से चैनल्स में, जो टीवी चैनल्स में, ये चीज़ बात उनकी बिल्कुल ठीक थी दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी जो है वो भारत में ही है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का कोई जवाब किसी कंट्री के पास नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थी ये चीज़ हमारे लिए। दूसरी दवाई जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कोरोना से लड़ने में सार्थक सिद्ध हो रही थी, वो भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनती थी तो वो भारत में ही बनती थी। बावजूद इसके भारत की कोरोना से क्या स्थिति है लड़ने में, ये तो आपसे किसी से छिपी नहीं है। आज देश में ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन शॉर्टेज है, बेड्स नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर एवरेज 25 लैक्स वैक्सीन ही लोगों को पर डे क्यों मिल रही है, जबकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। जा रहा हूँ मैं वैक्सीन नंबर पर जा रहा हूँ। अमेरिका ने 21 करोड़ के आसपास अभी तक लोगों को जो है वो डोज दे दी है। चाइना ने जो है
4 करोड़ तक जो है लोगों को वैक्सीन दे दी है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो ये काफ़ी पीछे है दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया में अभी तक 13 से 14 करोड़ लोगों को ही अभी तक वैक्सीन मिल है। की वैक्सीन है, ये साइंटिस्ट वैक्सीन की प्रोडक्शन की वैक्सीन है, कैपेबिलिटी हमारी सबसे चाइना बेहतर की थी। वैक्सीन है, ये उसकी ये वैक्सीन एक है, चीज़ ऐसा थी जो जिससे है हम भ्रम कोविड को विपक्षी कंट्रोल कर पार्टियों सकते ने थे, लोगों के बीच में लेकिन डाल दिया। हमने जो है इस अब अपॉर्चुनिटी फाइनली को जनवरी में ये लड़ाई यूटिलाइज नहीं खत्म किया। हुई। पहले ये तो हमने वैक्सीन जो साइंटिस्ट और ने ही बनाई कंट्रीज है, से 3 अब महीने पहले खत्म लेट हुई कर तो दिया वैक्सीन अप्रूवल देने फाइनली ये में। डिसाइड किया गया कि वैक्सीन जो है अप्रूवल वो जो है पीजे की वैक्सीन नहीं को है, वो हमने नहीं दिया, साइंटिस्ट ने ही नहीं बनाई तो है। हम वहीं पर लेट हो गए। चलिए, अब जनवरी में अब जो जो है है अप्रूवल जब मिला अप्रूवल मिला तो ये फाइनली वैक्सीन को। अब वैक्सीन कंपनी को जो कैपेसिटी थी उसके तहत प्रोडक्शन उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए था, जितना कंपनीज जो है वो कर सकती थी। इसके लिए कंपनीज ने जो है लगातार गवर्नमेंट से फंड की मांग की, जिससे कि वो प्रोडक्शन को ज़्यादा बूस्टअप कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ वो अनदेखी की पूरी तरह से, और फंड जो है वो प्रोवाइड कंपनीज को नहीं कराया। अब सुन क्यों नहीं रही थी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज़ ने जो है फर्स्ट वेव ख़त्म होते ही जो अब उन्होंने सोचा कि अब जो कोरोना है वो ख़त्म हो चुका है, उसी में से जो है भारत का भी नंबर था। क्योंकि फंड इसलिए प्रोवाइड नहीं कराया गया क्योंकि अभी तक जो है कोरोना फर्स्ट वेव जो है इंडिया में अब ख़त्म हो चुकी थी, और जो केसेस है वो 8 से 9 हज़ार तक पर डे तक अब पहुंच गए थे। तो सरकार ने सोचा कि अब तो कोरोना जो है वो बहुत कम हो चुका है, और इसलिए उन्होंने जो है लेट किया, और कंपनीज की जो मांग थी उसको पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल अनदेखी की, जिसने लॉकडाउन इमरजेंसी जैसे हालात देखे, गरीब मजदूर की घर वापसी, पैदल आते हुए गरीब लोग देखे, मजदूर देखे, गर्भवती महिलाएं जो थी वो भी पैदल आती हुई इस देश ने देखी। डिजिटल इंडिया में हुआ ये सब, सबसे बड़ी बात तो यही है। इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट को गिरता हुआ देखा, लेकिन इस सब से भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ इंडिया में ही आई हो, दूसरे देशों में भी ये लहर आई, लेकिन दूसरे देशों में कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन जो इंडिया में सेकंड वेव नहीं बल्कि कोरोना की दूसरी सुनामी आई। इतना अंतर था कि कोरोना में जो दूसरी बार जब कोरोना आया तो ये सुनामी बन करके आया, और जो अदर कंट्रीज थी जिन्होंने प्रिपरेशन की थी उनमें ये सेकंड वेव बनी। जब भारत अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी जैसी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता था, कर्तव्य नहीं बनता था कि वो देश की जो पूरी क्षमताएं हैं उनका प्रयोग करे ताकि इस डिज़ास्टर से कंट्री के लोगों को बचाया जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ इस बीच में जो है हम मिस कर रहे हैं वो मैनेजमेंट की है दोस्तों मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब वैक्सीन कोई एक कंपनी बनाती है तो उसी कंपनी के पास उसके राइट्स होते हैं कि वो उसका प्रोडक्शन करे और उसको मार्केट में सेल करे। और ठीक ऐसा ही हुआ कोरोना वैक्सीन के केस में। सरकार ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन थी और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। भारत ने दो वैक्सीन को तो अप्रूवल दिया, लेकिन इस बीच प्रोडक्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही कंपनीज को जो फंड है वो प्रोवाइड कराया, और देश में कम वैक्सीन प्रोड्यूस होने के बाद भी अदर कंट्रीज़ को जो है वो सप्लाई किया वैक्सीन का। जब सीरम और भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो देश में कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूला पाकर, यानी कि उसका फॉर्मूला अगर उन्हें मिल जाता गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो है वैक्सीन का अपने यहाँ भी प्रोडक्शन कर सकती थी। हालांकि जो वैक्सीन जो सेल होती ये जिन कंपनीज ने बनाई है उन्हीं के अंडर में होती। इससे होता क्या दोस्तों, जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता। अब एक ऐसी ही कंपनी है हैपकिन, जो कि महाराष्ट्र में है। हैपकिन एक साइंटिस्ट है, जब प्लेग, आपको याद होगा प्लेग नामक जो महामारी फैली थी, तो उन्होंने जो हैपकिन साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लेग का जो है टीका बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर ये कंपनी हैपकिन कंपनी द्वारा अगर सरकार चाहती तो जो फॉर्मूला ट्रांसफ़र कर जो वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती थी, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब जाकर सरकार ने हैपकिन को प्रोडक्शन की जो मंजूरी है वो दी फाइनली। अब जा कर के सोचिए अगर ये मंजूरी पहले मिल जाती, और अदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकती है, अगर ये मंजूरी अगर पहले मिल जाती तो आज शायद जो वैक्सीन की किल्लत है वो देश में इस तरह से देखने को नहीं मिलती, और जो लोग मर रहे हैं वो शायद इस से बच जाते, इस डिज़ास्टर से कंट्री को बचाया जा सकता था। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों,
एक तरफ देश में मचा कोरोना का कोहराम है और दूसरी तरफ सरकार है जो इस तरह से धीमी गति से काम कर रही है। अगर सरकार पहले ही इस तरह की कंपनीज के साथ फॉर्मूला शेयर करती तो शायद पैंडेमिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन कहानी यही नहीं थमती। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन की लूट है, वैक्सीन की जो है वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग वैक्सीन के लिए रजिस्टर तो करते हैं, लेकिन रजिस्टर करने के बाद जो उन्हें सेंटर पर पहुंचना होता है तो वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके चलते जो वायल वैक्सीन की खुली होती है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड में वो खुली हुई वायल अगर वो यूज़ नहीं हो पाती तो उसको जो है फेंकना पड़ता है। अब इसका सलूशन ये हो सकता था कि अगर सरकार पहले से ही 18+ को एलिजिबल कर देती तो ये वैक्सीन वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता, और जो फेंकी हुई वैक्सीन है वो किसी के हिस्से में आनी थी, इस तरह से वेस्ट नहीं होती। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकारा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की भारी कमी कंट्री में चल रही है। चलिए मान लीजिए कोरोना से बचाने के लिए अभी हमारे हाथ कोई गोल्डन बुलेट नहीं है। वैक्सीन तो है लेकिन गोल्डन बुलेट अभी भी नहीं है। लेकिन क्या ऑक्सीजन भी कोरोना के दौरान ही डिस्कवर किया गया है? ऑक्सीजन को भी कोरोना के दौरान ही खोजा गया है। हालत ये हो चली है अब हम अपने लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं। और इससे भी बड़ा और शर्मनाक चीज़ ये है कि लोग अब मर तो ऑक्सीजन की कमी से रहे हैं और उनका नाम जो है कोरोना की लिस्ट में है। कोरोना का डबल म्यूटेंट चल रहा है जो 1 मिनट में ही दूसरे इंसान को लग सकता है। बावजूद इसके लोग घंटों लाइन में खड़े हुए हैं टेस्टिंग के लिए। ऐसे तो जो लोग निगेटिव हैं, जो टेस्टिंग जिनके जो मतलब कोरोना बिल्कुल नहीं है, वो टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको भी कोरोना होने की जो है पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव हो जाएंगे। वो लोगों के अंदर पैनिक बढ़ गया है। और ये भी एक फैक्टर है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 16% को पार कर गया। और कुछ राज्यों में तो ये जो है बहुत ज़्यादा है, 33%, यानी कि हर तीसरा आदमी पॉजिटिव मिल रहा है दिल्ली जैसे राज्य में। जब इतना कुछ हो गया तब जाकर सरकार की आंखें खुली है और ऑक्सीजन, रेमडेसिविर वैक्सीनेशन प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। लेकिन क्या जो लोग आपकी नाकामी के चलते मर गए हैं या और जो अभी मरेंगे उनकी सांसें आप लौटा सकते हैं? शायद नहीं। तो सरकार को चाहिए कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएं, कालाबाजारी को रोका जाए। और उम्मीद करते हैं कि के बाद सरकार अपनी तैयारियों में ढील नहीं छोड़ेगी और थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आने की पॉसिबिलिटी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। उसके लिए अपनी तैयारियों को जारी रखेगी। दोस्तों अभी जो पॉजिटिविटी रेट है वो इंडिया का 16% के आसपास चल रहा है। कोई महामारी जब तक कंट्रोल में रहती है जब तक पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे हो, लेकिन अभी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 16% तक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वैक्सीन पॉलिसी को लेकर क्या मैनेजमेंट है सरकार का, उस पर बात करते हैं। हमने 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दूसरी कंट्रीज़ को दी। जब तक ये 6 करोड़ वैक्सीन अभी तक जो है, जब तक हमने 6 करोड़ वैक्सीन दूसरी कंट्रीज़ को दी, इतनी ही वैक्सीन इस टाइम तक भारत में भी लग चुकी थी। यानी कि लगभग आधी वैक्सीन को हमने इस टाइम तक एक्सपोर्ट कर दिया था। हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई, लेकिन बावजूद इसके हमने जो वैक्सीन है उसको एक्सपोर्ट करना जारी रखा। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने 11 से 14 तारीख तक के बीच कोरोना टीका उत्सव तो मनाया, लेकिन सिर्फ नाम का ये उत्सव रहा। 25 लाख वैक्सीन पर डे ही इस उत्सव के दौरान लग पाई। जिस तरह से सरकार ने पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया, ठीक उसी तरह से सरकार को इन वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने से पहले इंडिया को इम्यून करना था। पहले भारत के लोगों को वैक्सीनेट करना था। भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है, फिर भी उसने अपनी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। फर्स्ट में से जो फर्स्ट में है उससे भले ही सरकार ने 18+ ग्रुप के लिए वैक्सीन की अनुमति जो है वो दे दी हो, लेकिन कोई प्लानिंग अभी भी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके पास जो वैक्सीन शॉर्टेज हैं और इसके चलते जो है उन्होंने ये प्रोग्राम 1 में से जो शुरू होना था उसको अभी टाल दिया है। 28 अप्रैल से जो है ये रजिस्ट्रेशन शुरू होना हुआ था और कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। पहले ही दिन 1,37,00,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए अपना नाम जो पंजीकृत कराया और सिस्टम की नाकामी का ही नतीजा था कि कोविन ऐप भी क्रैश हो गया। क्या इस तरह से हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे? आज 3,80,000, बल्कि आज क्या मैं अगर बात करूँ तो 4,01,000 से ज़्यादा केस आए हैं भारत में और 3,500 से ज़्यादा मौतें अकेले आज भारत में हुई है। दुनिया में हर चौथा इंसान जो कोरोना से अपनी जान गंवा रहा है वो भारत का ही है। दोस्तों हालांकि आज जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है,
लेकिन ये सभी पॉइंट्स जो आज क्लियर करने ज़रूरी थे, किस तरह से कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरह से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, ये जानने का हमें पूरा पूरा हक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।